दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको आगे बढ़ाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिससे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, कॉस्ट कम लगे और सामान देश के किसी भी कोने में जल्दी से पहुंच जाए। भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड्स के थ्रू होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया है और रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया। 72 साल में पूरी तरह से उलटफेर हो गया और इस उलटफेर का कारण भारत सरकार का मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आजादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका सेम रूट रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट बहुत बढ़ने लगा और इसी के चलते लोगों का भरोसा भी मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवे की जगह रोड्स के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 63 से 64% शेयर फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों का होता है, पैसेंजर ट्रेन का 30%, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 2%। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया है। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडी में लगाया जाता था। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में सब कुछ और जानेंगे कि कैसे ये कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC भारत की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। इसे न केवल माल ढुलाई सस्ती होगी बल्कि समय पर भी होगी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। सिंपल भाषा में कहे तो मालगाड़ी जिस रास्ते से जाती है उसे फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ऐसे ही 2 फ्रेट कॉरिडोर भारत में भी अभी बन रहे हैं। DFC प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना रही है। DFC का पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। DFC के डिले होने के पीछे DFC CIL के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था तब उस समय की सरकार ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर हो पाया था। दूसरा रीजन DFC CIL के सीनियर ऑफिशियल ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया। सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4000 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हुआ था। पर 2014 के बाद से इस कॉरिडोर में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, जिसके चलते ये कॉरिडोर अब बहुत तेजी से बन रहा है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप बीजेपी को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, तो इसका जवाब आपके सामने है। भारत में अभी इस समय जितने भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका आइडिया कांग्रेस का था, पर उसे इम्प्लीमेंट बीजेपी सरकार कर रही है। DFC को अभी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EWDFC ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, NSDFC नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ECDFC ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने के लिए अप्रूवल 2006 में ही मिल गया था और इन दोनों कॉरिडोर का कुछ पार्ट बनके तैयार भी हो गया है। बाकी के 3 DFC प्रोजेक्ट को बजट 2021 में अनाउंस किया गया है और अब DFC प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 7433 किलोमीटर हो गई है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो वेस्टर्न कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट्स के एरिया को कवर करेगा। हरियाणा का 177 किलोमीटर एरिया, राजस्थान का 567 किलोमीटर एरिया, गुजरात का 565 किलोमीटर एरिया, महाराष्ट्र का 177 किलोमीटर एरिया और उत्तर प्रदेश का 18 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कांदला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे की माल ढुलाई से 2 से 3 दिन लग जाते हैं।
इस कॉरिडोर का 56% पार्ट जुलाई 2020 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के मदर का 350 किलोमीटर का एरिया बनके तैयार हो चुका है। बाकी का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा और ये कॉरिडोर 2022 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। डीएफसी के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से थोड़ा बड़ा है। इसकी टोटल लेंथ करीब 1839 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। पंजाब का 88 किलोमीटर एरिया, हरियाणा का 72 किलोमीटर एरिया, उत्तर प्रदेश का 1058 किलोमीटर एरिया, बिहार का 239 किलोमीटर एरिया, झारखंड का 196 किलोमीटर एरिया और वेस्ट बंगाल का 203 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। इन रूट पर बड़ी संख्या में कोयले और मिनरल्स की ढुलाई होती है, तो इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत में बहुत से स्टेट्स में कोयले और मिनरल्स की प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी। इस कॉरिडोर का 60% पार्ट जुलाई 2020 तक कंप्लीट हो चुका है। इस कॉरिडोर पर खुर्जा से भावपुर तक का करीब 351 किलोमीटर का सेक्शन बनकर तैयार हो गया है और 29 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका इनॉग्रेशन भी कर चुके हैं। इस कॉरिडोर पर करीब 400 ट्रेन को ट्रायल के तौर पर चलाया गया है। इस कॉरिडोर के एक हिस्से को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनाया जाएगा और जल्द ही इस एरिया के कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को भी फाइनलाइज किया जाएगा। इस कॉरिडोर को जून 2022 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट सेट किया गया है। भारत सरकार ने 2021 के बजट में डीएफसी के अंदर 3 और नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जिससे देश के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होगा और चेन्नई तक जाएगा। दूसरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई से शुरू होगा और कोलकाता तक जाएगा। और तीसरा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आंध्र प्रदेश से शुरू होगा और वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार एक और कॉरिडोर को देश में बनाने की सोच रही है, साउदर्न डीएफसी, जो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक जाएगा। और जब ये सभी कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएंगे तो इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर कहा जाएगा। डीएफसी बनने से भारत को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए फ्रेट कॉरिडोर ना होने से मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक के लिए रोक लिया जाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ने लगते हैं। पर फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से फ्यूचर में मालगाड़ियां टाइम पे पहुंचेंगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। डीएफसी के बन जाने से गुड्स का फास्टर मूवमेंट देखने को मिलेगा। डीएफसी में ट्रेन की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर तक की होगी। अभी भारत में मालगाड़ियों की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होती है। डीएफसी बन जाने से गुड्स की मूवमेंट फास्टर हो जाएगी। फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से ट्रेन की पंक्चुअलिटी में भी फर्क पड़ेगा। मालगाड़ियां तो टाइम से पहुंचेंगी ही, उसके साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी टाइम से पहुंचने लगेंगी। डीएफसी के दोनों कॉरिडोर डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी बनने के बाद मौजूदा ट्रैक पर चलने वाली 80% मालगाड़ियां डीएफसी पर आ जाएंगी। इससे रेलवे के पुराने ट्रैक पर ट्रेनों को ज्यादा जगह मिल पाएगी, जिससे उनकी स्पीड बढ़ेगी और मालगाड़ियों की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा डीएफसी को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। डीएफसी के रूट को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, जिससे फ्यूल की कॉस्ट में कमी आएगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। डीएफसी के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे रेलवे में बहुत सी नई जॉब्स जनरेट होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा डीएफसी का बड़ा योगदान भारत की इकोनॉमी पर भी होगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जिससे बहुत से गुड्स की प्राइस कम होगी। इलेक्ट्रीफाइड होने से फ्यूल कॉस्ट कम होगी। फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे की रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डीएफसी की मदद से 2030 तक देश में 50% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होने लगेगा। तो डीएफसी के बन जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा और ये आपको आने वाले कुछ सालों में भी देखने को मिलेगा। पर एक बात ये भी दिमाग में आती है कि अगर ये कॉरिडोर 10 साल पहले बन गया होता तो आज ये देश की अर्थव्यवस्था को कितना सपोर्ट कर रहा होता। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।